हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस, जहां हम लोग पॉलिटी के 2000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अराउंड 500 क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड विद दिस वीडियो, दैट इज टेस्ट नंबर 26 और वीडियो नंबर 26। हम लोग हर वीडियो में अराउंड 20 क्वेश्चंस लेते हैं और उसको जो कि यूपीएससी लेवल के होते हैं, ठीक है, और उनको कंप्लीट करते हैं विद एक्सप्लेनेशंस। सो इन दिस वीडियो एज वेल एज कीपिंग आवर ट्रेडिशन, वी आर गोइंग टू टेक अनदर सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। दिस इज अ कॉमन टेम्पलेट दैट वी टेक अक्रॉस ऑल द वीडियोस, जिससे आप सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं कि आप लोग कहां स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज इन पॉलिटी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन, दैट इज 501। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, CAB। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वीडियो आप लोग पॉज कर सकते हो और करेक्ट स्टेटमेंट बता सकते हो। इन द मीनवाइल आई एम जस्ट रीडिंग इट एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली by the introduction of bill in either house of the parliament and not in the state legislature। तो आप सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि पार्लियामेंट अलोन कैन व्हाट यू कॉल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय द प्राइवेट मेंबर। ये एक स्टेटमेंट गलत है आपका। इवन अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन, हाउएवर चांसेस बहुत कम होते हैं जब एक प्राइवेट मेंबर, बिकॉज द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। एक प्राइवेट मेंबर को कन्विंस, एक प्राइवेट मेंबर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो कन्विंस कर पाए इतने सारे मेंबर्स को फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मोस्टली ये मिनिस्टर ही करते हैं, बट ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कि एक प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। सो करेक्ट स्टेटमेंट आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए। On a particular day, 300 members are present into the Lok Sabha at the time of voting. In this scenario, an amendment bill under Article 368 of the Constitution को कितने बंदों का, कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, जो कि आप लोग जानते हो, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है, स्पेशल मेजोरिटी। अब सबसे इजी जो फॉर्मूला लक्ष्मीकांत ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है कि एब्सोल्यूट दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। एक आप जानते हो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, और दूसरा चाहिए होता है आपको स्पेशल मेजोरिटी। ये स्पेशल मेजोरिटी कौन सा है? ये स्पेशल मेजोरिटी एक्चुअली है 2/3 ऑफ प्रेजेंट P एंड V। जितने लोग उस दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे है वो, तो मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले उस दिन जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 आपको कर लेना है। एंड स्पेशल मेजोरिटी इन केस ऑफ लोकसभा, स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा, सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन केस ऑफ लोकसभा कितनी होगी? दैट इज 273, है ना। तो पहला आपने किया, स्पेशल मेजोरिटी निकाल लिया, दैट इज 2/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर डेज प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर किसी दिन इस केस में कितने लोग प्रेजेंट हैं? 300 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो 300 का 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, मतलब 300 लोग जो प्रेजेंट है वो एक्चुअली प्रेजेंट एंड वोट भी करेंगे। ये आपको इंश्योर करना है, एक्चुअली वोट सिर्फ प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट है और उन्हें वोट भी, एब्सटेन नहीं करना, है ना। तो 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो 300 का 2/3 कितना होगा? दैट इज 200। एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना है लोकसभा का? लोकसभा की बात चल रही है, दैट इज 273। तो इनमें से जो दोनों में से जो लार्जर नंबर होगा ना, वो उस दिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए उतने नंबर्स चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर हाउस में। सो इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है? 273। सो आउट ऑफ 300 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, अगर 273 मेंबर्स अगर उस पर्टिकुलर डे उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग बोल देते कि हाँ यस ये बिल पास होना चाहिए, तभी वो बिल पास हो जाएगा। एक सेकेंड सिनेरियो अगर लेते हैं तब आपको सही से समझ में आएगा। सपोज कीजिए उस गिवन डे 540 मेंबर्स प्रेजेंट है, 500 नहीं 500, फॉर कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए हम लोग ये नंबर ले रहे हैं 540। तो ये 2/3 और वो वोट भी कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रेजेंट है वोट भी कर रहे हैं। सो ये 2/3 ऑफ 540 कितना होगा? दैट विल ट्रांसलेट इनटू 360। और
एब्सोल्यूट मेजोरिटी अभी भी लोकसभा की उतनी ही रहेगी 273। अब लार्जर नंबर कौन सा है? सो दैट इज 360। तो अब 540 अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो उस डे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास होना है तो आइदर 360 और मोर देन 360 मेंबर्स ने बोलना होगा कि हाँ ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए, तभी वो बिल पास होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर जो है दैट इज 273 ऑफ 300 मेंबर्स अगर कहते हैं कि बिल पास होना चाहिए तभी वो बिल पास हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी चैलेंज्ड इनटू द कोर्ट फॉर वायलेटिंग द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 40? तो ये सभी आप लोग जानते हो, 39A एंड 39C। ठीक है, 31C में ये आपके दिया गया है कि अगर 31C में, आर्टिकल 31C में विच इज एक्सेप्शन, जिसमें कि एक्सेप्शन आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन मेंशन्ड है कि अगर कोई आर्टिकल या कोई लॉ जो है 39A और 39C में मेंशन्ड गोल को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है, सोशल गोल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो 39A क्या है? दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दैट इज 39C। तो इन दोनों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है, ठीक है, तो वो लॉ आर्टिकल 14 के वॉयलेटिव नहीं होगा। 1 and 3 कहीं है, सो सी में, सी विल बी योर आंसर। 504 विद रेफरेंस टू परमानेंट लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट बताना है। These are permanent bodies with chairman and with 2 members, so that is correct. Only cases where the value of dispute नहीं, ऐसा कोई restriction नहीं है। So this statement begins, award of permanent लोक अदालत is final and binding upon the party, so ये भी correct है। So 1 and 3 that is A is going to be the right answer। 504 हमने किया है क्या? Yes, 504 हो गया। 505 consider the following statement with reference to nota इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको रीड करना है अंदर। इट अलाउज वोटर टू एक्सरसाइज देयर राइट नॉट टू वोट फॉर द कैंडिडेट वाइल मेंटेनिंग द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट। सो ये भी करेक्ट है। आपको राइट टू वोट मतलब किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है और स्टिल अपना राइट टू वोट वाला जो पावर है वो एक्सरसाइज करना है। नोटा दबा के आप निकल सकते हो और सीक्रेसी तो मेंटेन रहती है। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इवन इफ द नंबर ऑफ इलेक्टर ऑप्टिंग फॉर nota option is more than the number of vote polled by any of the candidate who secures the largest number of votes is declared elected, so that is correct है ना। हो सकता है सपोज विनर जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट 5000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिक्योर करता है और नोटा को जो वोट पड़े हैं दैट इज 6000 या 5000 से ज़्यादा है, और 5000 से ज़्यादा किसी कैंडिडेट ने सिक्योर नहीं किया एक्सेप्ट नोटा। तो ऐसा नहीं है कि नोटा जस्ट बिकॉज कि नोटा ने 6000 वोट सिक्योर किए हैं और जो विनर कैंडिडेट हैं 5000, और ये कह के कि भाई विनर कैंडिडेट का तो वोट कम है, ठीक है, तो उस विनर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, वो स्टिल ही विल बी इलेक्टेड विनर। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट। द वोट पोल्ड अगेंस्ट नोटा ऑप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वैलिड वोट पोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ऐसा नहीं है, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को आप कैलकुलेट कर रहे होते हो तो नोटा वाले वोट जो है वो अकाउंट में नहीं लिए जाते। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। 506 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट करेक्ट हमें बताना। इट वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आप लोगों को पता है। लैंड रिफॉर्म जब इंट्रोड्यूस हो रहा था, लॉज इंट्रोड्यूस, वो डायरेक्टली, और डर था कि हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट्स में चैलेंज होंगे, तो उस चैलेंज को बचाने के लिए लैंड रिफॉर्म एक बहुत रिफॉर्मेटिव लॉ था, तो उस टाइम 9th शेड्यूल का इंसर्शन किया गया था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। द इंक्लूजन ऑफ एनी लॉ अंडर द 9th शेड्यूल रिक्वायर्स अमेंडमेंट अंडर, सो ये भी ठीक है। इट वॉज ब्रॉट अंडर परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट इन कित्तोहलन केस, नहीं, केशवानंद भारती केस 1973 में। So D is going to be the right answer. 507 who among the following were the members of drafting committee of the assembly? So B.R. Ambedkar, of course, chairperson.
एन गोपालस्वामी, ऑफ कोर्स, के एम मुंशी, बी एन राव एक्चुअली नहीं थे, है ना. बी एन राव, व्हाट ही वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रादर देन बीइंग मेंबर ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑल्दो ही वाज ड्राफ्टिंग दिस होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. बी आर अम्बेडकर के आने से पहले वही कलेक्ट कर रहे थे, डिफरेंट कमेटीज से, डिफरेंट लोगों से मिल रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक्चुअली जो ये सारा कंपाइलेशन का काम है बिफोर बी आर अम्बेडकर ही वाज डूइंग बी एन राव. बट जब ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो जाता है और बी आर अम्बेडकर वगैरह आ जाते हैं, उस टाइम से जो केयर टेकिंग है वो बी आर अम्बेडकर एंड ही बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. बहुत एक्सपीरियंस था इनको, है ना. तो इसका जो आंसर है बी, दैट इज 1 2 3. In text of the preamble, the people of India secures all its citizens liberty of थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप. ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन जो है ये आपके नहीं दिया गया है प्रीएम्बल में, है ना. राइट टू प्रोफेशन आपके आर्टिकल 19 का पार्ट है बट प्रीएम्बल का पार्ट नहीं. सो 134 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 509, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल पावर इंजॉयड बाय द राज्यसभा. राज्यसभा हैज सर्टन स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा. तो वो जानने की कोशिश करते हैं. पावर टू ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट enumerated into the state. So ये पावर स्पेशल पावर है राज्यसभा. पावर टू इनिशिएट रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी है राज्यसभा के पास ही है. राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट. सो ओनली इन राज्यसभा इज रिमूवल रेजोल्यूशन कैन बी स्टार्टेड. पावर टू ऑथोराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू AIS ऑल इंडिया सर्विस. सो ये तीनों पावर राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है. सो D is going to be the right answer. 510, the Indian federalism can be best explained in terms of an agreement between the center and constituent यूनिट्स इन ऑर्डर टू सेटअप अ फेडरेशन. नहीं, इंडियन फेडरेशन ऐसे नहीं बना था. डिपेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, कोई डिपेंडेंस स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे फॉर ऑल द फंड्स. नहीं, इनके पास अपना रिसोर्स, हाँ कुछ फंड्स के लिए जो कि GST काउंसिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्रांट इन एड्स के लिए, यस इट इज डिपेंडेंट, बट फॉर ऑल द फंड्स नहीं, स्टेट के पास अपने सोर्सेज हैं टू एक्सट्रैक्ट द फंडिंग एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज इनकरेक्ट. अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट्स, यस, सो दैट्स करेक्ट. यू हैव शेड्यूल 7 जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह मेंशन्ड है. तो ये आपका फेडरलिज्म का, ऑल्दो हम चौथा भी पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर विद द सेंटर टू यूनिलेटरली चेंज द फेडरल प्रिंसिपल, ये भी नहीं है. ठीक है, यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकता सेंटर जो है. शेड्यूल 7 को विच टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यू हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इनमें अगर कोई भी चेंजेस पार्लियामेंट को करना है तो स्टेट्स के पास हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए होगी. सो सी इज द राइट आंसर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म ऑफ गिवन ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 511, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इनटू द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. आई होप यू डू नो द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल, यहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन की बात नहीं की गई है ना. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है और ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, है ना. सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट हमें बताना है. एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यस इट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. मैटर रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स, ये ओरिजिनल भी है एक्सक्लूसिव भी है. डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये ओरिजिनल आपका नहीं है. ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस इशू के ऊपर आपका हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का राइट है. डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सो यस दिस इज राइट, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट है. सो 124 कहाँ है, 124, दैट इज डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विद रेफरेंस टू राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. राइट टू प्राइवेसी हैज बीन मेड फंडामेंटल राइट इन केस पुट्टुस्वामी केस, सो दैट्स करेक्ट. Unauthorized phone tapping is violative of right to privacy, yes that's correct. In India only central government is allowed to tap phones, नहीं state governments के पास भी right है कि वो phone को tap कर सकते हैं on certain grounds. So 1 and 2 is going to be the right answer. 513, which of the following is or are included into fundamental duties of the citizen as per the Constitution of India? To sing national anthem during morning assembly in the school. So नहीं, ऐसा कुछ mention नहीं है कि morning assembly में जो नेशनल एंथम है वो गाना पड़ेगा और दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी. सो दिस इज रॉन्ग. एलिमिनेशन का यूज करते हैं 1 1 1, ये आंसर नहीं हो सकता राइट. 1 को एलिमिनेट कर दो क्योंकि 1 नहीं है और हमें करेक्ट बताना है. सो 2 and 3 इज द ओनली पॉसिबल आंसर एंड सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज पार्लियामेंट टू
alter the boundary of the state, yes. alter the name of the state, yes. alter the name of the town in any city, नहीं. ठीक है, आर्टिकल 3 इस चीज़, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके ये चीज़ कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ. ठीक है, इसमें को पार्लियामेंट को ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों में पढ़ने की. सो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर. 515, in context of modern nation states, which of the following is our feature of the soft state? Non-possession of military force and war weapons. नहीं, मॉडर्न नेशन स्टेट्स की डेफिनेशन में सॉफ्ट स्टेट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मिलिट्री एंड वेपन्स का ना होना नेशन सॉफ्ट नेशंस की या सॉफ्ट स्टेट की पहचान नहीं है. सो दैट्स इनकरेक्ट. पुअर एनफोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यस दैट्स करेक्ट. अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में अगर पुअर एनफोर्समेंट है तो दैट इज वन फीचर ऑफ कॉलिंग कंट्री एज द soft state. So 2 only correct हमें बताना है. So 2 only is the correct answer. 516, if person X voluntarily acquires the citizenship of a foreign state like USA, United Kingdom or any under the Constitution of India, which of the following post he is he thus qualified from होल्डिंग. ठीक है, सो प्रेसिडेंट का पोस्ट एक पर्सन, सपोज मैं अगर इंडिया की सिटीजनशिप जो है रिलिंक्विश कर लेता हूँ और दूसरे वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता हूँ तो मुझे कौन कौन सा पोस्ट मैं एक्वायर कर सकता हूँ आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप? सो प्रेसिडेंट नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, ऑफिसर ऑफ द IA इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं, आप कुछ नहीं बन सकते. 1 2 3 दैट इज राइट आंसर. 517, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट अबाउट ग्राम न्यायालय? ग्राम न्यायालय आर एस्टेब्लिश्ड बाय द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, दैट्स इनकरेक्ट. एक्चुअली जो ग्राम न्यायालय है वो एक एक्ट, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किए जाते हैं. सो दैट्स इनकरेक्ट. सो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता. सो ओनली पॉसिबल आंसर इज 3 ओनली. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एलिमिनेशन इस 20 क्वेश्चन में ही, अभी तक 17 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया है और दोनों से सोल्व हो. आर्टिकल 35 ऑफ द पार्लियामेंट, एक मिस्टेक जो सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 32 पे खत्म करते हैं. ठीक है, आप याद रखें आर्टिकल 32, 34, 35 इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये 21 आर्टिकल खत्म करके आप नहीं समझ सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया. आर्टिकल 35 गिव्स द पार्लियामेंट टू हैव पावर्स टू मेक लॉज प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस. आप जानते हैं आर्टिकल 35 एक्चुअली पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो भी ऑफेंसेस डिक्लेयर किए गए, जो भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ऑफेंसेस के लिए जो लॉ बनाने हैं, उन लॉ को बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को दिया गया है थ्रू आर्टिकल 35. सो अनटचेबिलिटी, यस, अनटचेबिलिटी के ऊपर लॉ बनाया जा सकता है. रादर यू हैव सिविल लॉज 1955. ठीक है, सम सिविल एक्ट 1955. ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इन फोर्स्ड लेबर, यस, इसके ऊपर भी लॉ आर्टिकल 35 का यूज करके और रादर बना हुआ है. रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो इसके ऊपर भी लॉ बना हुआ है. नेवी एक्ट, आर्म्स एक्ट, ठीक है, इन तरह के आर्मी एक्ट वगैरह इस तरह के लॉ. सो 1 2 3 दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट. राइट टू फ्री मूवमेंट of which of the following is are defined in article 19? Right of free movement of which of the following? So individual within country, yes, article 19 में है आपका individual movement के लिए. individual across the national border, नहीं, individual across the national border जो है outside the India की बात कर रहा हूँ, तो वो actually article 21 का स्कोप है, right to life का पार्ट है, ना कि article 19 का पार्ट है. ठीक है, right to free movement जो कि article 19 में है, that talks only about individuals within the country. ठीक है, अब बाहर जाना है आपको तो आर्टिकल 21 में कवर होगा. मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, नहीं, ये आपका आर्टिकल 301 में कवर्ड है. आर्टिकल 301 में गुड्स वगैरह का जो है इंटरस्टेट ट्रेड में आपका कवर्ड है आर्टिकल 301. सो ओनली 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 520, इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज आर कंडक्टेड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? तो प्रेसिडेंट का वोट जो होता है वो PR बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है. बट स्पीकर ऑफ द लोकसभा का वोट ऐसे
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल वोट, जो कि जैसे कि आपका होता है, सारे बंदे बैठते हैं, मोस्ट ऑफ बंदों ने, मेजोरिटी ऑफ बंदों ने, मेंबर्स ने जो कहा कि हाँ स्पीकर होना चाहिए तो ये होना चाहिए। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कुछ लेना देना नहीं है। सो 1 and 2 is going to be the right answer, that is B. So with this we are wrapping up this test as well, that is test number 26. We'll come up with another set of 20 question in the next video. Till then, bye bye.